नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि बिहार दरोगा का कोई प्रैक्टिस सेट लेकर आइए। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 के पहले प्रश्न से। 100% प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन होगा डिटेल के साथ। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। पहला प्रश्न कह रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में। देश का संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार जो है 3,61,411.16 जो है वो मिलियन क्या है, टन है। क्या है, मिलियन टन है। अब कोयला का भंडार जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, लगभग जो है कितना परसेंट है, तो लगभग जो है 33% कोयला जो है वो उड़ीसा में है। और दूसरा स्थान क्या है, दूसरा स्थान की अगर बात करें तो किसका आता है, तो वो झारखंड का आता है। क्या है, झारखंड का आता है। उसी तरह कई खनिज पदार्थ है जिसमें भारत में प्रथम किस किस राज्य का है, यहाँ पर देख लेते हैं। अगर बात किया जाए हीरा का, हीरा का जो है वो मध्य प्रदेश है। क्या है, मध्य प्रदेश है। तांबा जो अक्सर पूछा जाता है, तांबा कहाँ होगा, ये भी जो है वो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में है। अगर चांदी की बात किया जाए, क्या है, चांदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो राजस्थान में। क्या है, राजस्थान में है। और अगर कच्चा तेल की बात करें, कच्चा तेल की बात करें तो ये भी जो है राजस्थान में। क्या है, राजस्थान में। लौह अयस्क की बात करें तो ये कहाँ है, उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में जो है वो सबसे ज़्यादा है। बॉक्साइड अक्सर पूछा जाता है, बॉक्साइड के जो है मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये भी उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कितने हो गए, एक तो कोयला का भंडार ज़्यादा है, लौह अयस्क का है, बॉक्साइड का है। क्या है, बॉक्साइड का। अब्रक की अगर पूछ लिया जाए, क्या है, अब्रक का, ये होगा आंध्र प्रदेश। क्या है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, भारतीय सेना के द्वारा। क्या, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य जो है वो लॉन्च किया है। चलिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर, तो यहाँ पर जो है एक से अधिक द्वीप है। कौन कौन है, तो एक तो है अलिया बेट, एक है खदिया बेट, यानी ये भी है और ये भी है। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा द्वीप है, एक जो है वो है अलिया बेट। क्या है, अलिया बेट। और दूसरा जो है वो कौन है, वो है खदिया बेट। क्या है, खदिया बेट है जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर द्वीप है। वेलिंगटन द्वीप जो है कोच्चि शहर का भाग है। क्या है, कोच्चि शहर का भाग है, ये ध्यान रखिएगा। एक माजुली द्वीप जो बहुत प्रसिद्ध है, माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला बनाया गया है। और पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में है। यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है, पंबन द्वीप। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2025 नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर जो है वो कितना है, समग्र स्कोर जो है वो कितना है। तो भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान कितना है, तो स्थान जो है वो 99 है। लेकिन यहाँ पर स्कोर पूछा जा रहा था, स्कोर जो है वो 67 है। क्या है, 67 है। तो यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन लगाइएगा, तो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य जो है वो केरल है। क्या है, केरल है। क्या है, केरल है। और बिहार सबसे निचले स्थान पे आता है। क्या है, बिहार जो है वो सबसे निचले स्थान पे आता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 67। अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई। लाडला भाई योजना की जो है वो शुरुआत की गई। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र में की गई है। इस योजना के तहत 12वीं पास वालों को 6000, डिप्लोमा होल्डर को 8000 तथा ग्रेजुएट युवा को जो है 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। अगर मान लिया कि 12वीं पास है, क्या है, 12वीं पास है तो कितना, 6000 दिया जाएगा। क्या है, 6000 है। अगर डिप्लोमा किया हुआ है, क्या है, डिप्लोमा है, तो ये 8000 दिया जाएगा। क्या है, 8000। और अगर ग्रेजुएट है, क्या है, ग्रेजुएट है, तो इसे दिया जाएगा 10,000। क्या है, 10,000 दिया जाएगा
इसमें लाडला भाई योजना की शुरुआत है। इसी तरह कुछ योजना है, स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना के द्वारा, मित्र वन योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान के द्वारा, ये सब शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चौथा है। क्या है? चौथा है। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है किसका है? तो अमेरिका के। शीर्ष की अगर बात करें तो किसका है? अमेरिका है। शीर्ष स्थान जो है वो अमेरिका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है और शीर्ष में जो है वो कौन सा है? अमेरिका है। उसी तरह अगर मान ले कि कुछ और जो पूछा जाता है अक्सर, इसे पूछा जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस। क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बात करें तो भारत का स्थान जो है 118वां है। क्या है? 18वां है भारत का स्थान जो है वो 18वां है। अगर पूछा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कितना स्थान है? तो वो है 85वां। क्या है? 85वां स्थान है। क्या है? 85वां स्थान है। उसी तरह ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 96वां स्थान आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? 2024 में कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 4 खिलाड़ियों को। क्या है? 4 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन दिया गया है? एक जो हो जाएंगे मन्नू भाकर। क्या है? मन्नू भाकर को। दूसरा हो जाएगा किन्हें? हरमनप्रीत को। क्या है? हरमनप्रीत सिंह को है। कौन है? हरमनप्रीत सिंह को है। तीसरा अगर बात करें तो प्रवीण कुमार को। क्या है? प्रवीण कुमार है, पैरा एथलेटिक है। क्या है? पैरा एथलेटिक। और चौथा जो है डी गुकेश को। क्या है? डी गुकेश को मिला। इन 4 लोगों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला है भारत का पहला। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र प्रताप। क्या हो जाएगा? समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा से लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो गोवा से जो है वो लॉन्च किया गया है। गोवा से लॉन्च किया गया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है वो निर्मित है। क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा दिनेश महेश्वरी को। किसे? दिनेश महेश्वरी को जो है वो नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। क्या है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई? किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में जो है वो स्थित है। ये हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित है। कुछ और जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। जैसे जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम जो है वो कॉर्बेट कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर जो है कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। क्या है? टाइगर रिजर्व। मानस जो है कहाँ पे है? तो मानस जो है असम में है। क्या है? असम में है। कान्हा है। क्या है? कान्हा जो है वो कहाँ है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में है। रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर अगर पूछ लिया जाए, रणथंभौर जो है वो कहाँ है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। एक और पूछा जाता है अक्सर पेरियार। क्या है? पेरियार। तो पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है। क्या है? केरल में। सरिस्का अगर पूछ ले तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। क्या है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या हो गया? एक सरिस्का हो गया और एक जो है रणथंभौर जो हो गया। इंद्रावती अगर पूछ ले, इंद्रावती नदी भी एक बहती है, तो इंद्रावती कहाँ है? तो ये है
छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? कितने प्रतिशत में? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वन एवं वृक्षावरण दोनों कह रहा है तो 25.71% होगा। क्या है? 7%। अगर वन क्षेत्र सिर्फ पूछता, क्या है, वन क्षेत्र जो है सिर्फ पूछते हैं तो ये हो जाता है 21.76%। और वृक्षावरण, क्या है, वृक्षावरण सिर्फ पूछा जाता तो ये जो हो जाता 3.41 जो है परसेंट है। क्या है? परसेंट है। चलिए, निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम होगा। ये भिन्न का आरोही क्रम है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 16/19 को लिख सकते हैं 0.842 लिख सकते हैं। 11/13 के लिख सकते हैं 0.846। 19/11 के लिख सकते हैं 0.904। आरोही क्रम में है तो कौन हो जाएगा? तो बढ़ते क्रम में सी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट है, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए जो है सांगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है? ऐसा आदेश जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक ये निर्वाचन से संबंधित है। क्या है? निर्वाचन से। अगर अनुच्छेद, क्या है, 324 की बात करें तो निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। क्या है? निहित है। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 324 से जो है 329 तक जो है वो चुनाव आयोग का संवैधानिक प्रावधान के बारे में है। नेक्स्ट है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत जो है किस महाद्वीप में है? और इसका जवाब हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो किलिमंजारो है। किली जो है वो मंजारो है तो क्या है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का, क्या है, महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। क्या है? सर्वोच्च जो है, सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या हो गया? तो ये किलिमंजारो है। क्या है? किलिमंजारो है। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में है। यह सहारा रेगिस्तान को भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया था? बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया था। ये सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। क्या है? चिनाब नदी। भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया और झेलम नदी के पूर्व में किशनगंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में सिंधु जल समझौते से खुद को अलग कर दिया था। इस समझौते को सस्पेंड करने का फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया था। नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सही जवाब हो जाएगा वह योग गुरु थे। क्या है? योग गुरु थे। स्वामी शिवानंद जो है 128 वर्ष की आयु तक जीवित रहे, ऐसा कहा जा रहा है। उन्हें 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। उनका जो है वो बांग्लादेश के सिलेट जिला में उनका जो है वो जन्म हुआ था। क्या है? जन्म हुआ था। वे अपने योग के ज्ञान और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है? ये है आंसर कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने लकुंडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कराने हेतु प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है। इसका निर्माण जो है 10वीं से 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था। इसका महत्व चालुक्य युग की स्थापत्य तकनीकों और सांस्कृतिक उत्कर्ष की अद्वितीय जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा संजय जायसवाल को। क्या है? संजय जायसवाल को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे? संजय जायसवाल को। क्या है? संजय जायसवाल को। अब प्राक्कलन समिति में 30 सदस्यों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। क्या है? सबसे बड़ी समिति जो है वो होती है। नेक्स्ट है,
स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? और इस इकाई को जो कहा जाता है वो नगर परिषद कहा जाता है। क्या है? नगर परिषद कहा जाता है। नगर परिषद एक छोटा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय है। यह नगर पालिका या नगर निगम से छोटा होता है और उसमें शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सच है? ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में तो ये जो है उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। संसद हमारे जो है वो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधि पाते हैं, ये गलत है। क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल एक सही है। क्या है? एक है। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं, निर्वाचित न कि मनोनीत। तो ये जो शब्द है यही जो है यहाँ पे गलत है। क्या है? गलत है। और अनुच्छेद, क्या है? अनुच्छेद 79 में जो है वो वर्णन है, क्या वर्णन है? संसद का गठन। क्या है? संसद का गठन है। जबकि अनुच्छेद जो है वो 80 में राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना वर्णन है। राज्यसभा की जो है संरचना वर्णन है। और अनुच्छेद 81 की बात करें तो ये है लोकसभा। क्या है? लोकसभा की संरचना। क्या है? लोकसभा की संरचना। लोग इसलिए याद करने के लिए कभी कभी जो है वो सरला का भी यूज करते हैं। इससे जो हो जाता है संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और इससे हो जाएगा लोकसभा। क्या है? लोकसभा। यानी 79, 80 और 81। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने के लिए। यानी आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध होता है। क्या है? विरुद्ध होता है। और ये जारी जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करता है। क्या है? जारी जो है वो करता है। और अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है वो हाई कोर्ट रीट जारी करता है। क्या? हाई कोर्ट रीट जारी करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में जो है वो वर्णित है? तो 24 के जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 20 में तो ये अपराधों, क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है? संबंध में संरक्षण है। क्या है? संरक्षण है। ये संरक्षण है जो है वो है अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। क्या है? और जो है हो जाएगा निरोध से संरक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधानसभा के सदस्य खाली स्थान है और इसका सही जवाब हो जाएगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्या है? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा का एक सदस्य जिसे क्या है? एमएलए भी कहा जाता है। एमएलए एक जनप्रतिनिधि होता है। चुनावी जिले यानी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा राज्य सरकार की विधायिका के लिए चुना जाता है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब बताएं कि कौन सा जो है कथन सही है। तो आइए देखते हैं। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों कथन जो है वो सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो क्या है? जवाहरलाल
नेहरू थे। प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। वे देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जो है राजनीतिक पार्टी है, एक तरफ जो है उसके क्या है, संस्थापक है। तो भारतीय जनसंघ की अगर हम बात करते हैं, इसके संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो है संस्थापक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और स्वतंत्र पार्टी क्या है, स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो है के.एम. मुंशी। क्या है, के.एम. आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 2, 3 और 1 हो जाएगा। क्या है, 1 हो जाएगा, के.एम. मुंशी हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के डॉक्टर जो है भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्या है, अंबेडकर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो। क्या है, पोलियो। पोलियो एक संक्रामक तथा विषाणु जनित रोग है। यह वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण में समस्या आती है। पोलियो आमतौर पर छोटे बच्चों या कम उम्र के बच्चों को जो है प्रभावित करता है। विषाणु से संबंधित और कौन कौन रोग है, एक तो हो जाएगा सर्दी, क्या है, फ्लू, चेचक है, चेचक, चिकन पॉक्स, ये सब जो है वो सब विषाणु से है। एड्स हो जाएगा। क्या है, एड्स हो जाएगा। हर्पीज हो जाएगा, हर्पीज। डेंगू भी जो है वो क्या है, वो है डेंगू बुखार जो है विषाणु से, क्या है, विषाणु से। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, प्राकृतिक चयन की अवधारणा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने। क्या है, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश की गई थी। उन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में अपना सिद्धांत जो है वो प्रकाशित किया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी आबादी में कोई जैविक विशेषता बढ़ती या घटती है उसे प्राकृतिक चयन जो है वो कहते हैं। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को लोकप्रिय रूप से डार्विनवाद के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला है मानव शरीर। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, और ये निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो डिंब वाहिनी नलिका में होती है। क्या है, डिंब वाहिनी नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो कहते हैं। डिंब वाहिनी नलिका को गर्भाशय नली भी कहा जाता है। यह अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में जो है वो मदद करता है। अगला है लैंगरहिस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का जो है स्राव करती है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है इंसुलिन का। क्या है, इंसुलिन का। लैंगरहैंस के द्वीप अग्न्याशय में मौजूद अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। इन द्वीपों में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें जो कुछ प्रमुख है, जैसे अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है, और डेल्टा कोशिकाएं जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बनाते हैं। यानी हमारे पास जो अल्फा, बीटा और क्या हो जाएगा, एक जो है वो डेल्टा हो जाएगा। अगर अल्फा कोशिकाओं की बात करें तो ये ग्लूकागॉन, क्या है, ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती है। बीटा कोशिकाएं जो हो जाएगा इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन हो जाएगा। और डेल्टा कोशिकाएं की बात किया जाए तो जो है सोमैटो, क्या, सोमैटोस्टैटिन, क्या, स्टैटिन हार्मोन बनाती है। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक है, जहां पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या है, परिवर्तित करती है। एक दिया हुआ यहाँ पे जैंथोफिल। तो जैंथोफिल एक प्रकार का कैरोटीनॉइड है जो पीले और नारंगी रंग द्रव्यों का एक समूह है, जो प्राकृतिक में व्यापक रूप से पाया जाता है। क्या है, पाया जाता है। एक और ऑप्शन में है कैरिटीनाइड्स। कैरिटीनाइड्स जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह है, जो मुख्य रूप से फलों, सब्जियों और फूलों में पाए जाने वाले चमकीले पीले, नारंगी और लाल रंगों के लिए जिम्मेदार है। तो ये इसका अलग है काम। क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों का हरा रंग का वर्णक है। जब पादप कोशिका में पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है। सही जवाब होता है जीव द्रव्य कुंचन। क्या है, जीव द्रव्य कुंचन पादप कोशिकाओं में होने वाली एक घटना है। जब एक पादप कोशिका को एक अति प्रासारिक घोल में रखा जाता है तो कोशिकाओं में पानी बाहर निकल जाता है। इससे कोशिका द्रव्य जो है कोशिका झिल्ली से दूर हट जाता है। जो कोशिका झिल्ली जो है
कोशिका भित्ति से दूर चली जाती है। इस प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन के कारण कोशिका में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कोशिका की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो ये मिलान करते हैं। ये हो जाएगा क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी जो हो जाएगा वो हरे शैवाल। रोडोफाइसी हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा लाल शैवाल। फियोफाइसी, फियोफाइसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूरे शैवाल। अब ब्रायोफाइट जो हो जाएगा लीवरवट, क्या है, लीवरवट। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाता है। चलिए अगला है, किसी रंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को जो है वो क्या कहते हैं, तो उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या है, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये देख लीजिए, अगर इस तरह का जा रहा है तो ये जो दूरी है यहाँ से, अगर एक ये देखते हैं, एक ये, इससे जो है वो लैम्डा हुआ। या फिर जो ये क्या है, यहाँ से इसके अगर इसके बीच देखते हैं तो ये भी लैम्डा। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, और ऐसा विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या है, संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन के कलनों का त्रिज्या जो है 10 से 7 सेंटीमीटर से कम होती है। विलयन के घटकों को छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन का कुछ समय स्थिर छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं जमते हैं। ये सब जो है संतृप्त विलयन का क्या है, गुण है। क्या है, गुण है। विलयन स्वच्छ और पारदर्शी होता है। विलयन को सूक्ष्मदर्शी से भी देखने पर विलायक एवं विलेय के कण अलग अलग नहीं दिखाई जो है वो देते हैं। 2 परमाणुओं को समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है यदि क्या होगा, उनकी परमाणु संख्या समान होगा परंतु जो है द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। क्या है, भिन्न हो जाएगा, तो उसे आइसोटोप कहेंगे। क्या है, आइसोटोप कहेंगे। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण जो है अलग अलग होते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे संभारिक कहते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जो है और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम और गोल्ड की बात हो रही है। पोटेशियम और गोल्ड की। कुछ महत्वपूर्ण धातु है जिसकी अभिक्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाते हैं, तो क्या हो जाता है, एक तो है पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम जो कि सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है सोडियम। क्या है, सोडियम। उसके बाद जो है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, जिंक। क्या है, जिंक। उसके बाद जो है आयरन। इस तरह लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड आएगा। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व जो है समानता क्या होता है, बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। क्षार धातुएं बहुत ही नरम, हल्की तथा चांदी के समान श्वेत होती है। लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता बढ़ता है। हालांकि घनत्व में वृद्धि की एक समान प्रवृत्ति है, लेकिन पोटेशियम एक अपवाद है जिसका घनत्व सोडियम से कम है। क्या है, पोटेशियम एक अपवाद है जिसका घनत्व जो है सोडियम से कम है। यानी सोडियम का जो है ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सोडियम को ज़्यादा है किससे, पोटेशियम से। क्या है, पोटेशियम से। किसकी बात किया रहा है, तो क्षार धातुओं का घनत्व की क्या है, घनत्व की बात कही जा रही है। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, तो ये नियम है गेल-लुसैक नियम। ताप तथा दाब के मध्य गणितीय संबंध को जोसेफ गेल-लुसैक ने प्रतिपादित किया, जिसे गेल-लुसैक नियम कहा जाता है। इसके अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू T होता है। यानी P बराबर जो हो गया KT, यानी P/T बराबर जो है K बराबर ये क्या है, स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। तो इसे लिख सकते हैं P1 T1 बराबर जो है P2 T2 है ना, यानी P1 T2 बराबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, P2 T2 हो जाएगा। हमारा जो है ये हो जाएगा आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, गेल-लुसैक का नियम, गेल-लुसैक का नियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है और ये क्या है, तो वो है यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं को गति को किस प्रकार प्रभावित जो है वो करता है। क्या है, करता है।
बैरोमीटर को क्या है, बैरोमीटर को ऑप्शन में देखते हैं, वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, सही है। ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, गलत है। द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये भी गलत है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये सही है। आंसर हमारा 1 और 4 हो जाएगा, क्या है 1 और 4 हो जाएगा। अब वायुमंडल के क्या है, दबाव तो मापा जाता है। अब वायुमंडल को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है, और इसका आविष्कार जो है इवेंजेलिस्टा टोरिसेली के द्वारा जो है किया गया है, और इससे मौसम के पूर्वानुमान के भी जो है इसके से जानकारी प्राप्त होती है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि खाली स्थान के कारण सुनाई देती है, सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है हमें सुनाई देती है, क्या है सुनाई देती है। ध्वनि की गति अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ठोस में होता है, कितना होता है, तो ये लगभग जो है वो 5000 से प्लस होता है, क्या 5000 प्लस होता है। अगर उसके बाद जो होता है वो द्रव में होता है, क्या है द्रव में होता है 1500 के करीब, क्या है 1500 के करीब। और अगर गैस की बात करें तो गैस में जो हो जाता है वो लगभग जो है 350 से प्लस मान लीजिए, और ये मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा, ये मीटर पर सेकंड होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्पीड ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो है वो गैस में होता है। ध्वनि की गति क्या है, ध्वनि की गति, ध्वनि की गति। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है, सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। अपवर्तन, विक्षेपण, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों। इंद्रधनुष वायुमंडल में मौजूद बूंदों में प्रकाश के फैलाव और अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, क्या बनता है सूर्य के विपरीत, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, क्या है बनता है। अगला है तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, क्या है बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपातिक है और यह क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है। आर बराबर फार्मूला होता है रोएल बाई ए होता है, क्या है रोएल बाई ए होता है। धातु गर्मी और बिजली को संचालन कर सकती है। धातुएं आघातवर्ध और तन्य होती है। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। पानी का हिमांक बिंदु खाली स्थान है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक फार्मूला है जिससे कन्वर्जन किसी तरह का भी हो वो निकाल सकते हैं, तो वो है C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 बराबर K-273 अब बट्टा जो है 100। इससे कोई भी अगर निकालना हो, चाहे वो सेल्सियस दिया हो फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस दिया हो केल्विन में, कोई भी आप निकाल सकते हैं। किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जो स्थित है वो हवाई द्वीप पे, क्या है हवाई द्वीप पे जो है वो स्थित है। कई और द्वीप है जो पूछा ज्वालामुखी है जो पूछा जाता है, जैसे मान लिया कि माउंट क्या है माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस जो है वो कहाँ है, वो है इटली में, क्या है इटली में है। माउंट अगर फूजी पूछ दे, क्या है माउंट फूजी पूछ दे, तो ये जापान में है, क्या है जापान में है। अगर पूछ दे कि सेमेरू क्या है, सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये है इंडोनेशिया में, क्या है इंडोनेशिया में, क्या है इंडोनेशिया में है। एक बहुत बार पूछा गया है मौना लोआ, क्या है मौना लोआ, तो ये हवाई द्वीप में है, क्या है हवाई जो है वो द्वीप में है मौना लोआ। और माउंट सेंट हेलेंस अगर पूछ दे ज्वालामुखी तो यूएसए में, क्या है सेंट हेलेंस, ये भी लिख लेते हैं। सेंट जो है वो हेलेंस कहाँ है, तो ये यूएसए। सभी जो है ये ज्वालामुखी है, क्या है ज्वालामुखी है। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। S.A. डांगे व PC जोशी दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोहम्मद अली जिन्ना की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कौन सा 1857 की क्रांति का अग्रगामी था, ये काफ़ी बार जो है ये प्रश्न पूछा जाता है।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्या है? सन्यासी विद्रोह था। यह हिंदुओं, सन्यासियों यानी साधुओं और फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है किया गया था। ये विरोध हुआ था 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक। क्या है? 1800 ईस्वी तक। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का जो है वो दमन किया था। क्या है? दमन किया था। अगर पूछ रहे नील विद्रोह कब हुआ था तो 1800 जो है 59 से 60 ईस्वी में। अगर पावना विद्रोह की बात करें तो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक। उल गुलान विद्रोह जो है वो कब? 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक। है 1900 ईस्वी। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर झारखंड में किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सोम प्रकाश जो हो जाएगा वो ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या? ईश्वरचंद विद्यासागर। इंडियन मिरर जो है वो क्या हो जाएगा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। युगांतर की बात करें हैं तो बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बीएन मंडलिक। बीएन मंडलिक। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है दिल्ली पर शासन किया? तुगलक वंश के बाद सही जवाब जो हो जाएगा वो है सैयद वंश। क्या है? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? संस्थापक की अगर बात करते हैं तो ये था खिज्र खां। क्या है? खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां की मृत्यु जो है 20 मई 1421 ईस्वी में हुई थी। क्या है? हुई थी। चलिए अगला है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी भाग लिए थे। नाना साहब भी, मौलवी अहमदुल्ला भी, बेगम हजरत महल भी। क्या है? बेगम हजरत महल भी, जिन्हें क्या है महक परी भी कहा जाता है। क्या है? महक परी भी कहा जाता था। और ये लखनऊ से सक्रिय थे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां लिखी थी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं इससे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। सही जवाब हो जाएगा वो है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। चलिए अगला है, नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद जो है किसका समर्थक था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। क्या है? राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात जो है वो कही गई थी। नाजीवाद विचारधारा हिटलर द्वारा लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था? तो हिटलर द्वारा लिया गया था। और फांसीवाद विचारधारा बेनिटो के द्वारा। अगर नाजीवाद की कहा जाए तो किसके द्वारा? तो यह है हिटलर के द्वारा। और फांसीवाद क्या है? फांसीवाद विचारधारा जो है मुसोलिनी द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है डी, थॉमस मोरे है। क्या है? थॉमस मोरे है। इस पुस्तक में अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के सामाजिक, राजनीतिक एवं कानूनी विषय का विशुद्ध वर्णन किया गया है। क्या है? वर्णन किया गया है। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये कह रहा है। तो कह रहा है कि यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा था। ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि लोथल जो है साबरमती नदी के एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्या है? भोगवा नदी हो जाएगा। भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी पर। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह है और व्यापारिक केंद्र था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन मिला है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ मन के बनाने का भी काम होता है। क्या है? काम होता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता था धम्म महामात्र। क्या है? धम्म महामात्र हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। गांधार कला शैली एक समन्वय है। गांधार कला शैली एक समन्वय है। किसकी समन्वय है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का। भारतीय तथा यूनानी कला का जो है वो समन्वय है। पश्चिम एशिया के साथ संपर्क बढ़ने के कारण पश्चिमोत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला का प्रवेश मिला। गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे प्रभावित भी हुए थे। यह शैली गांधार कला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी बुनाई बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य पटल यूनानी शैली से मेल खाते हैं।
हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य की बात जो है वो कही गई है। तो फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, ये जो है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। हेन सांग ने अपनी भारत यात्रा विवरण एक ग्रंथ लिखी जिसे सीयूकी कहा जाता है, सीयूकी जो है वो कहा जाता है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर के से स्थानांतरित जो है कर कन्नौज में स्थापित किया। हर्ष एक लंबे अभियान पर निकला और उसे उत्तर भारत में अनेकों भागों में जीत लिया। हर्ष के शासन काल के समय बौद्ध चीन यात्री हेनसांग भारत आया था, न कि फाहियान, ये ध्यान रखिएगा। चेर शासकों क्या है? चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? और ये प्रयोग किया था मलयालम का। क्या है? मलयालम का। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। चेर साम्राज्य, जो कि वर्तमान केरल में स्थित था, अपने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाले शुरुआती राज्यों में से एक था। क्या है? एक था। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। अब बताइए कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, बिल्कुल दिया था। 5 शिष्यों को जो है सारनाथ में दिया था। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, ये गलत है। उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, ये जो है वो सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 62 के सी हो जाएगा। क्या है? 62 के सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक है? तो ये है पुडुचेरी का। क्या है? पुडुचेरी का सबसे ज्यादा है लिंगानुपात अगर कहा जाए इसमें से, तो ये ठीक है। 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका है? अंडमान और निकोबार का। अंडमान और निकोबार का कितना है? तो 876 है। क्या है? 876 है। दादर नगर हवेली की अगर बात करें तो 774 है। दादर नगर हवेली का जो है क्या है? 774 है। दमन एवं दीप की बात करें तो 618 है। क्या है? 618 है। अगर बात किया जाए किसका? लक्षद्वीप का तो कितना है? 946 है। और पुडुचेरी के कहा जाए तो 1037 है। क्या है? 1037 है। और चंडीगढ़ के जो है 818 है। क्या है? 818 है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? और ये किया गया था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में किया गया था। कुछ और है जो किसके किसके बीच में होता है, देख लेते हैं सैन्य अभ्यास। ऐसे अगर बात किया जाए, बरून पूछ लिया जाए तो बरून जो है भारत और फ्रांस, क्या है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति क्या है? गरुड़ शक्ति की बात करें तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या है? इंडोनेशिया। भारत और जो है वो कॉमन रहेगा। अगर बात करें विनबैक्स, क्या है? विनबैक्स जो हो जाएगा वो भारत एंड वियतनाम, क्या है? वियतनाम हो जाएगा। वज्र प्रहार, क्या है? वज्र प्रहार की अगर बात करें तो भारत एंड अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका, क्या है? अमेरिका हो जाएगा। इसी तरह काजिंद है। काजिंद जो कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। काजिंद जो है नाम से ही पता चलता है भारत एंड कजाकिस्तान, क्या है? कजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए, किस वायुदाब पेटी का अश्व अक्षांश कहा जाता है? अश्व अक्षांश जो है वो कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 30 से 35 डिग्री जो है नॉर्थ साउथ। क्या है? नॉर्थ साउथ। भूमध्य रेखा से 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य उच्च वायुदाब वाली पेटियों को अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या? अश्व अक्षांश जो है वो कहते हैं। मान लिया कि यहाँ पर है तो ये तो हो गया ये 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री। यहाँ देखते हैं तो ये 23.5 और 23.5 हो गया। उसके बाद अगर एक और देखते हैं, ये जो है वो क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 35 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। इस एरिया को जो कहते हैं वो कहते हैं, यहाँ जो हो जाएगा ये एरिया जो हम लोग इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या है? अश्व अक्षांश कहते हैं। क्या है? अश्व अक्षांश कहते हैं। इस एरिया की बात किया जा रहा है। अश्व अक्षांश का 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। इधर भी जो होगा 30 से 35 डिग्री होगा। क्या है? 30 से 35 डिग्री। असत्य कथनों पर विचार कीजिए। क्या? असत्य कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सभी असत्य है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सभी असत्य है। सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज जो है शामिल है। झेलम और रावी चिनाब नदी से मिलती है, ब्यास नदी सतलज नदी से मिलती है, और फिर सतलज और चिनाब नदी मिलकर पंचनद जो है
पंच नद नदी बनती है। संयुक्त धारा लगभग 44 मील तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, जो मिथनकोट से सिंधु नदी में मिल जाती है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन पाटलिपुत्र में भव्य शुभारंभ किया। यहाँ गलती से जो है बिहार में हुआ है, उसे नीतीश कुमार जो है वो मत टिक लगा दीजिएगा। और ये पहली बार जो है वो बिहार में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है, वो भी 5 शहरों में हुआ था। 5 शहरों में हुआ था। और बिहार का प्रश्न है तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। पटना, राजगीर, गया, भागलपुर। क्या है? भागलपुर और बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के शुभंकर जो था, क्या था? शुभंकर क्या था इस खेल का? वो था गज सिंह। क्या था? गज सिंह था। का स्वरूप एवं अवधारणा राज्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं खेल भावना का जो है प्रतीक था। और इसका आयोजन जो है चला था 4 से 15 मई तक। क्या है? 15 मई तक। अगला है सूची 1 और सूची 2 के साथ सही सुमेल जो है करना है। तो आइए देखते हैं कि ओंकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है। क्या है? नर्मदा नदी पर है। अगर बात करते हैं कि चंबल नदी पे कौन सा है, तो चंबल नदी पर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। कृष्णा नदी पर हो जाएगा नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध। और कावेरी नदी पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कावेरी नदी पर हो जाएगा मेंटूर बांध। क्या है? मेट्टूर बांध। आंसर हमारा जो हो जाएगा 68 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्या है? तो Mg का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 12 होता है। अब Mg2+ हो गया, यानी 2 जो है वो दान दे चुका है, तो 12 - 2, अब इसके पास बचा है 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? क्या है? तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। और इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा मछलीपट्टनम। क्या है? मछलीपट्टनम है। अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है, तो वो है मछलीपट्टनम। वर्तमान में भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। अब भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई का है। और सबसे छोटा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और सागरमाला परियोजना जो है बंदरगाह से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। क्या है? ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी जो है सही सुमेलित नहीं? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, बासी केरल, टोडा तमिलनाडु। आंसर जो हो जाएगा डी, बासी केरल जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बासी जो है वो केरल का नहीं, ये हो जाएगा कहाँ से? तो ये हो जाएगा जनजाति कहाँ का है? तो ये है लक्षद्वीप का। क्या है? लक्षद्वीप का है। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राजील में होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाए। विश्व का कहवा पात्र जो है ब्राजील को कहा जाता है। अब ब्राजील के सेंटोस पत्तन को कहवा पत्तन भी कहा जाता है। सेंटोस, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सेंटोस पत्तन जो है वो कहवा पत्तन भी कहा जाता है। साओ पाउलो को कहवा प्रांत कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। अब विश्व में उत्तम कोटि का कहवा जमैका के ब्लू माउंटेन में जो पाया जाता है। और 3 किस्म पाई जाती है, कोफिया अरेबिका, कोफिया रोबस्टा और कोफिया लाइबेटिका। क्या है? लाइबेटिका। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो रबी फसल के लिए ताल या टाल कहा जाता है। यह मिट्टी बिहार में गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है, जो ताल या टाल के नाम से जानी जाती है। यह महीन से मोटे कणों वाली घूसर रंग की मिट्टी होती है। ये काफ़ी उर्वर होती है। क्या है? उर्वर होती है तथा रबी की फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। खास करके दलहन फसलों के लिए यह प्रसिद्ध है। असंगत जोड़ों को पहचानना है। असंगत, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो पूर्वी चंपारण में है। ये जो है वो गलत है। ये हो जाएगा कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में। क्या है? पश्चिमी चंपारण बिहार में है। क्या है? पश्चिमी चंपारण बिहार में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण, ये सही है। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य वैशाली, सही है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में, ये भी सही है। एक दो और है, जैसे अगर गौतम बुद्ध कहा जाए। क्या है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये जो है वो गया में है। क्या है? गया में है। नागी और नकटी, नागी और जो है वो नकटी की बात किया जाए तो ये कहाँ है? जमुई में है। क्या है? जमुई में है।
संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है, ये पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो पटना में है। चलिए अगला है उत्तर पश्चिम भारत में। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाले वर्षा का संबंध किस मानसून या विक्षोभ से है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ से। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ से है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्या? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसे स्थानीय रूप में जो है वो मावड़ भी कहा जाता है। यह एक निम्न दाब प्रणाली है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के निकट मध्य अक्षांशों से जो है उत्पन्न होती है। क्या है? उत्पन्न होती है। कौन सी वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? और वो कदम था रियो 1992 में हुआ था। क्या है? रियो 1992 में हुआ था। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वियना का क्या है? ओजोन परत को नष्ट करने वालों के लिए उसके समझौता हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। क्या है? ओजोन परत, इसको ध्यान रखिएगा। ओजोन परत में संरक्षण क्या है? संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन 1992 जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस। क्या है? ग्रीन हाउस। अब बिना जो हो गया ओजोन परत को नष्ट, क्या है? ओजोन परत को नष्ट करने वाले, क्या है? नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए, गैसों के जो है वो उत्सर्जन को रोकने हेतु जो है 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। अब क्योटो प्रोटोकॉल ये भी काफी प्रसिद्ध है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। क्या है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का। भारत में निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में, क्या है? किस पंचवर्षीय, ये हमारा जो हो जाएगा 77 के जो है वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होगा। कह रहा है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग और पूर्ति बाजार की शक्तियों पर जो है वो निर्भर करती है। क्या है? निर्भर करती है। भारत में निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये अपनाया गया है। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? और उसका कारण रहा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का जो है वो उच्च स्तर था। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बाजार का नियम। और ये बाजार का नियम जो दिया गया है वो जेबी से के द्वारा। क्या है? जेबी से के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। एक पूछा जाता है रोजगार का सिद्धांत। क्या है? रोजगार का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो J.M. कीन्स ने। क्या है? J.M. कीन्स ने। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? सही जवाब हो जाएगा वो है प्राथमिक क्षेत्र में। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मछली पकड़ना, पशुपालन करना, ये सब जो है वो खनन करना, कृषि, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो रेपो रेट जो हो जाएगा कि वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, रेपो रेट कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि आरबीआई है एक, ठीक है, और एक जो है वो वाणिज्यिक बैंक। क्या है? वाणिज्यिक बैंक हो गया, यहाँ वाणिज्यिक बैंक हुआ। अगर आरबीआई पैसा देता है वाणिज्यिक बैंक के तो ये हो जाएगा रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट पे। और अगर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को देता है तो ये हो जाएगा रिवर्स। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 29 मई को। क्या है? 29 मई को मनाया जाता है।
ग्रुप ए या ग्रुप बी के उसके उनके मुख्यालय से मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो दी हेग में है। खाद्य और कृषि संगठन के कहाँ है? तो रोम में है। यूनिसेफ की बात करें तो न्यूयॉर्क में है। और विश्व व्यापार संगठन के जो है वो जिनेवा में, कहाँ? जिनेवा में है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार जो है वो कौन है? प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो 85 के जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिमल पटेल है। क्या है? बिमल पटेल है। उद्घाटन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उद्घाटन भी पूछ सकता है। 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्या है? पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्या है? किया गया है। संविधान 106 संशोधन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? सही आंसर जो हो जाएगा वो है लिब्रेविले। क्या है? लिब्रेविले इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें, मुद्रा जो यहाँ है वो क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। गैबोन देश की मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। और मोरोनी, मोरोनी कहाँ की राजधानी है? ये हो जाएगा कोमोरोस के। क्या है? कोमोरोस के जो है वो देश के राजधानी है मोरोनी। क्या है? मोरोनी। ब्रांजाविले, ब्रांजाविले जो है वो राजधानी है किसके? कांगो के। क्या है? कांगो की राजधानी है। बंजूल, बंजूल जो है वो राजधानी है किसकी? गाम्बिया के। क्या है? गाम्बिया के। गैबोन के क्या है? लिब्रेविले। क्या है? लिब्रेविले है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई? और यह जो की गई वो है 1916 में। क्या है? 1916 में किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। क्या है? कोलकाता में है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? और ये बनाया गया 1989 में। क्या है? 1989 में किया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। किस देश की संसद यानी विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? नेसेट के नाम से जो है जाना जाता है तो वो है इजराइल के। क्या है? इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। अगर जापान के संसद के नाम कहा जाए तो ये क्या है? डायट है। क्या है? डायट है। और तुर्की के जो कहा जाए ग्रैंड नेशनल असेंबली। क्या है? ग्रैंड जो है नेशनल असेंबली। क्या है? असेंबली जो है कहा जाता है। और चीन को जो कहा जाता है नेशनल पीपुल्स। क्या है? पीपुल्स कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस चीन के संसद का नाम है। कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो वो हो जाएगा घृणा। प्रणय, अनुराग, अप्रीति जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है, घृणा नहीं। जो कम बोलता है उसके लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो है मीत भाषी। क्या है? मीत भाषी है। और जो मधुर बोलता है उसका उपयुक्त शब्द है मृदुभाषी। क्या है? मृदुभाषी। ये जो है मधुर बोलने वाला, मधुर जो है वो बोलने वाला, मधुर है बोलने वाला। भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट। और ये अव्ययी भाव समास है। क्या है? अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उससे अव्यय हो, और जिससे बना समस्त पद जो है क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, आजन्मा, भरपेट, ये सब अव्ययी भाव समास है। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन से दैट सी खाली स्थान इन लव बिफोर। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए, हैड नेवर बीन इन लव बिफोर हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा काफी इंपोर्टेंट, अफार। क्या है? अफार। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की अवधारणा पेश की है, जिसे अपार आईडी कहा जाता है। अपार। रामू के पास 200 खिलौने थे। उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/3 खिलौना करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बच गए हैं? क्या है? बच गए। अब रामू के पास 200 है, दिवाकर को दिया गया खिलौना 200 का 10%, तो 200 का जो है 10% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये 200 का गुना 10/100, सॉरी 40 नहीं हो जाएगा, 10% जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या है? 20 हो जाएगा। तो 20 उसे दे दिया। अब ममता को दिया गया खिलौना जो है 20% है, यानी 200 का 20% ममता का, तो इससे ममता को कितना दिया गया? 40 खिलौना दिया गया। अब करण को दिया गया खिलौना का 1/3 खिलौना करण को दिया गया, यानी 200 का कितना हो जाएगा? करण को दिया गया खिलौना 1/3
खिलौना करण को दिया गया है। 200/1/3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। 1/3 खिलौना के करण को दिया गया है, तो ये 200/1/3, ये तो पूरे पूरे डिविजिबल नहीं हो रहा है। यहाँ प्रश्न 1/3 नहीं 1/10 कह रहा है, तो 1/10 होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। 1/10 हो जाएगा, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा 20 होगा। यानी 20, 40 और 20 कितना दिया गया, 80 खिलौना दे दिया गया था। अब बचेगा कितना, तो वो है 200 में डी हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 1/10 है, 1/10, 1/10 न कि 1/3 था। ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी को मिलकर एक दिन का काम हो जाएगा 1/x प्लस 1/3x बराबर हो जाएगा 1/12। कर लीजिए 3 + 1/3x बटा 1/12, x बराबर जो हो जाएगा वो 16 दिन। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। 5 से 11 गया है, तो 5 × 2 + 1 हो जाएगा। 55 × 2 करते हैं, 55 × 2 + 7 कितना हो जाएगा 110 प्लस 7 117, तो ये भी हो जाएगा 11 × 2 + 22 1 23 हो जाएगा, क्या है 11 दूनी 22 और क्या हो जाएगा 23 24। यहाँ 7 आ रहा है, तो निश्चित है कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो हमें अंतर होगा, क्योंकि 11 दूनी 22 1 23 नहीं आ रहा है, 24 भी नहीं आ रहा है, 25 यानी +3 अगर करेंगे तो आ जा रहा है 25 आ रहा है। अभी 1 है, इसमें 3 है, और यहाँ जो है कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 7 3 25, और 25 × 2 कितना हो गया 50, और +5 जोड़ने पर 55 आ रहा है। यानी हमारा जो जोड़ रहे हैं वो पहले में 1 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, उसके बाद 5, उसके बाद 7 जो है जोड़ रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा सी। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः दिया हुआ है, तो यदि संख्याओं का योग इतना है तो संख्याएं जो है क्या होगा, तो आइए इसे निकालते हैं। एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर दे रहे हैं 592, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 518। यही हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। हल करेंगे, एचसीएफ यहाँ से निकल जाएगा 37, क्या है 37 हो जाएगा, और एलसीएम जो निकल जाएगा एलसीएम वो कितना निकल जाएगा 555। अब पहली संख्या जो दिया हुआ है 37 है, दूसरी संख्या 37y, तो 37x × 37y बराबर हो जाएगा 37 × 555। 37x से 37y क्यों लिए, क्योंकि हमें जो है एचसीएफ आ गया है 37 आ गया है, क्या है 37 आ गया। अब का चलिए और रख दीजिए, कह रहा है कि 37x + 37y बराबर जो हो जाएगा, सॉरी दिया हुआ है योग, हम प्लस में करेंगे तो हमें थोड़ा लंबा चला जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 37x + 37y, ये दिया हुआ जिस संख्याओं का 296 बराबर 296 है, क्या है 296 है, तो x + y बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 8 हो जाएगा, क्या है x + y बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 7 अगर रखते हैं तो हमारा जो हो जाएगा वो 8 आ रहा है, क्या है 8 आ रहा है। तो या तो 1 7 होगा या 3 5 होगा, क्या है 3 5 हो जाएगा। तो 37x के अगर मान लिया कि करते हैं तो 37x यानी 37 × 1 बराबर 37 हो जाएगा, और 37y बराबर 37 × 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 259, ये हमारा हो जाएगा। या तो 3 के रख के देखेंगे कि 37x यानी 37 × 3 बराबर हो जाएगा 111, और 37y बराबर यानी 37 × 5 बराबर क्या होगा 185। अभी संख्या जो 111 185 यही ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो है हम ये रख के देखे हैं कौन सा 1 और 7, तो 1 7 जो है ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, क्या है एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत कह रहा है, तो ये जो कह रहा है वो स्वयं राम का, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ये था बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।